तो आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अगले लेक्चर में पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को पढ़ा दिया था लेंज के नियम तक, और लेंज के नियम की ऊर्जा संरक्षण नियम से अनुकूलता, और साथ में पढ़ा दिया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब मैं आज आपको बता रहा हूं फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, और किसमें दाएं हाथ नियम में अंतर। दाएं हाथ नियम, इन दोनों में हम अंतर समझ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम और फ्लेमिंग के कौन से दाएं हाथ नियम में अंतर लिखिए। सबको समझ आ गया ना? ठीक, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? अब एक नियम में अंतर लिखना है अपन को, तो आप नियम भी इसमें लिख सकते हो पहले में, और आगे किसमें यूज होते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कहाँ यूज होता है? लॉरेंज बल में। कहाँ पर आदि तो यूज होता है? तो अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को क्या लिखेंगे? बाएं हाथ की अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे एक दूसरे पर, ठीक है ना, यदि तर्जनी चुम्बी के क्षेत्र की दिशा और मध्यमा गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा उस पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया ना? पहले में नियम लिख दोगे। यहाँ पर पहले नंबर पर क्या लिखोगे? यदि दाएं हाथ की अंगुलियों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, यानी इस नियम अनुसार कि दाएं हाथ की अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे परस्पर लंबवत रहे। यदि अब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा जो है मध्यमा धारा की, अंगूठा गति की दिशा को व्यक्त करे, चालक की गति की दिशा को, तो मध्यमा उसमें प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर होगी ना बात? दूसरा नियम, दूसरा क्या लिखेंगे इसमें? दूसरे नियम में इसकी सहायता से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी यह लॉरेंज बल की दिशा या बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या लिखोगे? यह प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माने पहले नंबर पे आपको दोनों का नियम लिख देना है। पहले नंबर पे क्या लिख देना है आपको? नियम। फिर यहाँ पर लिखना है कि ये बल की दिशा बताता है, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा अंतर क्या लिख जाएगा? इस नियम में क्या होता है? इस नियम में अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा व्यक्त करता है। इसमें आप क्या लिख दोगे? अंगूठा गति की दिशा को बताता है ना। आप कितने सारे अंतर लिख सकते हो। माने अंगूठा इसमें बल की दिशा बताता है, उसमें काय की दिशा बताता है? गति की। माने अंगूठा यहाँ पर क्या बताया है? अंगूठा बल की दिशा बताता है, बल की दिशा में संकेत करता है। और यहाँ पर अंगूठा क्या करता है? अंगूठा गति की दिशा को बताता है, गति की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है ना। चौथा क्या आ जाएगा? इस नियम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? विद्युत धारा मोटर, माने कि डीसी मोटर धारा मापी, इसका प्रयोग डीसी मोटर कोमा धारा मापी आदि में किया जाता है। आदि में किसका प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग डायनेमो में किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या में किया जाता है? डायनेमो, या उसको क्या बोलते हैं अपन? जनरेटर या जनित्र। तो इसका प्रयोग जनित्र में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? डीसी मोटर, धारा मापी आदि में किया जाता है। तो याद रहेगा सभी को कि किसमें अंतर था? फ्लेमिंग के दाएं और बाएं के नियम में अंतर। तो थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह से कि ये बिल्कुल वो ना हो पाए, ठीक है ना। अब अपन को पढ़ना है यहाँ पर गतिक विभव बल का व्यंजक। क्या क्या व्यंजक पढ़ना है? गतिक विद्युत वाहक
बल का व्यंजक है ना, ये पढ़ना है अपन को, ठीक है। गतिक विद्युत वाहक बल के व्यंजक, तो क्या होता है गतिक विद्युत वाहक बल के व्यंजक का सूत्र है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है बी एल बी, एप्सिलॉन इक्वल टू बी इंटू एल इंटू बी, ये होता है। गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू बी इंटू एल इंटू बी, ये क्या है गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र है। सबको क्लियर हो गया। अब हम इसको ड्राइव करना, लेकिन उसके पहले हम समझ लें गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता क्या है। तो क्या कहलाता है गतिक विद्युत वाहक बल, तो गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है यदि किसी चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर, मतलब कोई चालक है, जैसे एक चालक इसके मन चुंबकीय क्षेत्र में चलाया, कहाँ चलाया, जैसे यहाँ पर मान लो चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है इस दीवार से उस दीवार की ओर, उस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को चला रहा हूँ, तो चालक से संबंधित फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, क्योंकि चालक फ्लक्स को काटेगा, नहीं काटेगा, तो इसके दोनों सिरों के बीच में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, गतिक विभव बल। क्या बोलते हैं उसको अपन, अगर आपसे कोई पूछे गतिक विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलोगे, जब किसी चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विभव बल कहते हैं। क्या बनेगी डेफिनेशन बोलो, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तब उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभव बल को क्या बोलते हैं, गतिक विभव बल। गति से पैदा हो रहा है, आप रोक दोगे तो बंद हो जाएगा, जब तक गति करेगा तब तक आएगा, ठीक है ना। और इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, एफ इक्वल टू बी इंटू एल इंटू भी। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जहां पर उसको चलाया जा रहा है, एल क्या है उसकी लंबाई, और बी क्या है उसकी चाल, जिस चाल से उसको चलाया जा रहा है, तो बी इंटू एल इंटू बी, ये क्या है उसका सूत्र है, ठीक है ना। अब इसका हमारे लिए क्या चाहिए है, डेरिवेशन चाहिए, ठीक है। इसके डेरिवेशन को अपन देखते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फ्रेम की कल्पना करते हैं। एक इस टाइप से हमने एक फ्रेम ले लिया, और उस फ्रेम पर ये मान लीजिए कोई चालक है, ये क्या है कोई चालक है, इस चालक को हम इस फ्रेम पर क्या करेंगे, गति कराएंगे, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए एल है, और किसी क्षण इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है, एक्स है, किसी क्षण। आप ध्यान दो, पहले मैं कैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र फैला है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा फैला है, इसके लंबवत, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है बताओ मुझे, इसका मतलब होता है लंबवत बाहर की ओर, सॉरी अंदर की ओर। ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर, और अगर बिंदी बनाए तो कांच के तल के लंबवत बाहर की ओर। याद है आपको, अगर किसी बोर्ड पर आप क्रॉस 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 लगा दें तो अभी लिख दें तो बता रहा है कांच के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और अगर डॉट 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 लिख दें और बी लिख दें तो कांच के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। दोनों याद रहेंगे आपको। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक कोई फ्रेम रखा है, इस फ्रेम पर एक चालक है, वो इस टाइप से, चालक को नाम क्या देते हैं अपन, मान लो पी क्यू दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इस पी क्यू चालक को इस फ्रेम की भुजाओं पर आगे पीछे चलाया जाता है। क्लियर होगी ना बात। इस फ्रेम की लंबाई एल है, और जब ये गति कर रहा है तो किसी क्षण जो फ्रेम की चालक की स्थिति पी क्यू है ना, उस समय यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, एक्स है। कितनी है, बात समझ आ गई ना। तो क्या आप बता सकते हो इस समय इस फ्रेम से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, बी इंटू ए, नहीं होता है, बी इंटू ए। तो इस समय किसी क्षण ई पर, मान लीजिए ये इस सिरे से एक्स दूरी पर है, तो इस समय इस फ्रेम से संबंधित फ्लक्स होगा फाइव इक्वल टू बी इंटू ए। बी है चुंबकीय क्षेत्र और ए क्या है क्षेत्रफल, लेकिन ए बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, नहीं होता है। तो यहाँ पर फाइव ई को क्या लिख देंगे, बी इंटू एल इंटू एक्स, नहीं होगा, नहीं होगा। अब लगाते हैं फ्रेम, सॉरी
फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लीजिए एफ चलान है, तो हम जानते हैं एफ चलान इक्वल टू क्या होता है, एफ चलान इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। याद है क्या होता है एफ चलान इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माने प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, तो वहां पर कांस्टेंट के आता है, के को अपन 1 मान लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा जी, अब यहाँ पर फाई की वैल्यू लिखो इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू एल इंटू एक्स। अब बी इंटू एल को बाहर कर दो तो क्या मिलेगा हमें, डी अपॉन डी टी एक्स। अब एक्स क्या है, दूरी, तो यहाँ पर देखो बी एल को बाहर क्यों कर दिया, बी है चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है ना, तो बी को बाहर कर दिया। एल इसकी लंबाई है, ये भी नहीं बदलेगी, बदलेगा एक्स। अब आगे आएगा तो एक्स क्या होगा, घटेगा, पीछे जाएगा तो एक्स क्या होगा, जो चीज बदलेगी उसी को तो चर बोलेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर भी होता है। ये है दूरी, और दूरी में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, चाल, चाल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है भी, इसलिए एप्सिलॉन बराबर क्या होता है माइनस बी एल इंटू बी। आ गया ना। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है। तो हमें दिशा से तो मतलब नहीं है, परिमाण ले लें तो परिमाण रूप में क्या हो जाएगा, परिमाण रूप में मतलब अपन माइनस को छोड़ देते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा बी इंटू एल इंटू बी। ये क्या का सूत्र निकल आया। तो गतिज विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है बोलो, गतिज विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है बी इंटू एल इंटू बी। क्लियर रहेगा सबको, क्या होता है गतिज विद्युत वाहक बल का सूत्र, बी इंटू एल इंटू बी। ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी टी जो है ना, इसको आप माइनस बी भी मान सकते हो। समझ आएगी ना बात, माइनस बी भी, क्योंकि एक्स घटेगा बी बदलेगा, है ना। तो आ गया, या फिर आप सीधा परिमाण के रूप में ले लो, है ना। तो अपने पास क्या आ गया, इसमें लिखा हुआ है कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू बी, ऋण चिन्ह यह बात का घोतक है कि बी की दिशा एक्स घटने की दिशा में है। बी की दिशा कहाँ पर, एक्स के, तो आप यहाँ पढ़े हो आप यहाँ पर कर सकते हो माइनस बी, तो जो काय में आ जाए प्लस में, तो माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो बी की दिशा है एक्स के घटने की दिशा में है। कहाँ पर है, देखो एक्स घट रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो बी की दिशा एक्स घटने की दिशा में है। तो समझ आएगी ना बात। या आप सीधा लिख दो परिमाण के रूप में, माइनस चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि जो एप्सिलॉन की दिशा है वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिस कारण से हम, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन का विरोध कर रहा है, एक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहे वैसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, तो आ गया हमारा, इसलिए आप परिमाण रूप में सीधा लिख देना, तो बी इंटू एल इंटू बी। काय का सूत्र है जल्दी बताओ। तो गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में मूव किया जाता है तो उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम गतिज विभव बल कहते हैं। गतिज विभव बल का सूत्र होता है बी इंटू एल इंटू बी। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपकी पुस्तक में, देखो स्वप्रेरण अन्य प्रेरण, यही है, यही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्वप्रेरण के बारे में और अननोन प्रेरण के बारे में। तो सबसे पहले स्वप्रेरण, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। अब इन दोनों में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पहले स्वप्रेरण को समझ लो क्या होता है, ठीक है ना। स्वप्रेरण क्या समझ रहे हैं हम, क्या होता है, जब किसी कुंडली या किसी परिपथ मान लें, जब किसी परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। अब हम परिपथ को यहाँ पर कुंडली बोल देते हैं क्योंकि कुंडली में बहुत अच्छे से इंडक्शन दिखता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कुंडली। जब किसी कुंडली से में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, क्या में, तब उसी कुंडली में एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण। देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है ना। अब इस कुंडली में मान लीजिए आप करंट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो करंट कैसा कर रहा है,
परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है ना, करंट जा रहा है तो जैसे करंट जाएगा तो इसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाएगा, फैराडे ने बताया। अब जैसे ही आप करंट को घटाओगे बढ़ाओगे, जैसे करंट को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और करंट को घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटेगा बढ़ेगा, तो इसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा तो फैराडे का नियम लग जाएगा। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है। तो फिर से सुनिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक कुंडली है, इस कुंडली में यहाँ से एक डीसी करंट भेजा जा रहा है और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा है, धारा परिवर्तक। तो हमने धारा परिवर्तक की सहायता से इसकी धारा के मान में क्या किया, परिवर्तन किया। जैसी धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा। क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो धारा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा और जब इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो जाएगी जिस कारण से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। स्व माने स्वयं में, स्व मतलब अन्य मतलब दूसरे में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्वप्रेरण। तो जब स्वयं में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से खुद में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। तो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से कुंडली में प्रेरित धारा। तो अब क्या होगी परिभाषा फिर से बोल देता हूँ, एक बार ध्यान रख लो। जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन, मुख्य धारा का मतलब है जो प्रवाहित हो रही है, उसको यहाँ पर क्या नाम दिया है, मुख्य धारा। जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में? आप देखो स्वप्रेरण में, देखो स्वप्रेरण की घटना में क्या होता है कि कुंडली से संबंधित जो फ्लक्स होता है ना, उससे संबंधित फ्लक्स यह है, इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। माने स्वप्रेरण की घटना में किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के कैसा होता है, जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको नाम देना है एल। क्या बोला है, एल को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना। एल को क्या बोलते हैं अपन, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ से एल का सूत्र बन जाएगा, एल बराबर होता है फाई बटे आई, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एल बराबर क्या होता है, आई का, फाई का मात्रक होता है वेबर, इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको मिलाकर बोलते हैं हेनरी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी। इसका संकेत होता है कैपिटल एच। हेनरी किसको बोलते हैं, वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी बोलते हैं। क्लियर कट है ना। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अब आता है स्वप्रेरकत्व कहते कैसे हैं, परिभाषा। यदि मैं यहाँ पर आई का मान 1 कर दूं, आई का मान 1, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो परिभाषा बनेगी किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उससे संबंधित फ्लक्स के उस मान के बराबर होता है जो उसमें इकाई धारा प्रेरित कर दे, ठीक है ना, या इकाई धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो, ऐसा कह सकते हैं। माने किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के उस आंतरिक मान के बराबर होता है जो उसमें इकाई धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो। क्लियर है ना, कितनी धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो, फिर सुन लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के उस मान के बराबर होता है जो उसमें इकाई धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। सबको याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए मैंने स्वप्रेरकत्व बता दिया, इसी का दूसरा नाम क्या है,
अब आप एक यहाँ से इसका बीमीय सूत्र भी बना सकते हो। कल फाई का लिखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन अपॉन ए माइनस टू हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी टू माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू। ये क्या है इसका बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। क्या होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ए टू द पावर एल स्क्वायर ही था ना कल। हाँ तो ठीक है, सुधार रहा है कॉपी में, एल स्क्वायर ही था, है ना, उसमें गलत लिखा था। तो सबको समझ आ गया। अब एक बात यहाँ पर छूट गई है, वो सुन लो ध्यान से, और कई बार ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पूछा है 100 पेड़ की घटना में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। ये कौन सी घटना है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनिए। 100 प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम अनुसार होती है। कैसी होती है, अब सुनो कैसी। जब मुख्य धारा का मान बढ़ता है, जब मुख्य धारा का मान, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में पैदा होती है। कहां पर होती है, जब मुख्य धारा का मान बढ़ता है तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है, और जब प्रेरित धारा का मान घटता है, सॉरी मुख्य धारा का मान घटता है, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न होती है। माने शुरू में वो बढ़ने का विरोध करती है, बाद में वो घटने का, तो हो गया लेंज का नियम। तो फिर से सुन लीजिए, परीक्षा में पता है क्या पूछा गया, यदि मुख्य धारा का मान बढ़े तो प्रेरित धारा खालिस्तान दिशा में पैदा होती है, तो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में। या यदि मुख्य धारा का मान घटे, प्रेरित धारा खालिस्तान दिशा में पैदा होती है, मुख्य धारा की दिशा में। क्लियर होगी ना बात, याद रहेगा। और ये दोनों ही उसी के लेंथ के, माने जब मुख्य धारा का मान बढ़ता है तो बढ़ने का विरोध करती है, और जब मुख्य धारा का मान घटता है तो 100 प्रेरण सबको समझ में आ गया। 100 प्रेरण के कारण ही कभी कभी विद्युत बल्ब बंद करने पर फ्यूज हो जाते हैं। एकाएक आपने बंद किया बल्ब को, क्या किया, तो क्या होगा, उससे संबंधित धारा का मान एकदम से शून्य होगा, तो प्रेरित उससे संबंधित फ्लक्स का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी। प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में पैदा होगी तो उसमें जुड़ जाएगी। अब मान लीजिए धारा का मान बहुत ज्यादा हो गया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए एकदम से चालू बंद करने में चीजें कभी कभी खराब हो जाती हैं। समझ में आ गई ना बात, चीजें कभी कभी क्या हो जाती हैं, खराब। मैंने बंद करते समय क्यों बोला, क्योंकि चालू करते समय तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत पैदा होगी, तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बंद करेंगे तब प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न होगी, तो उसमें ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो पता चला कि कुल धारा का मान क्षमता से ज्यादा हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा। इसीलिए बंद करते समय कभी कभी चीजें बंद ही हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं अन्योन्य प्रेरण। क्या बता रहा हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल, सॉरी अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण अभी अपन ने कौन सा पढ़ा था, 100 माने खुद में, अन्योन्य मतलब दूसरे में, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल। ठीक है ना। अब देखो म्यूचुअल में क्या होता है, ये मान लीजिए एक हमारे पास कोई कुंडली है, ठीक है ना, ध्यान दें आप लोग, एक कोई कुंडली है, इस कुंडली के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। क्या जोड़ा है, एक और कुंडली है, ठीक है ना। इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, है ना, ध्यान देना। अब ये दो कुंडली हो गई, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कुंडली, और जिसमें जो एक और रखी है उसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, या इसको बोलेंगे द्वितीयक कुंडली, और इसको क्या बोलेंगे,
प्राथमिक। अब जरा ध्यान देना होना क्या है। प्राथमिक कुंडली, नाम तो बाद में देंगे अपन इसको। जब किसी, मैं काय की परिभाषा बता रहा हूं, तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में क्या होता है, तो उसके समीप स्थित अन्य कुंडली में प्रेय धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा प्रयोग याद करो, कल पढ़ा था ना, किसका, फेरारी और हेनरी के। दूसरे प्रयोग में एक हुआ था, प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 1 में कुंडली और चुंबक थी। अच्छा, तीसरा था, तीसरा प्रयोग क्रमांक 3 था। प्रयोग क्रमांक 3 में धारा परिवर्तन किया, प्रयोग क्रमांक 2 में कुंडली गति कराई थी, है ना, प्रयोग क्रमांक 3 था। तो अपन उसमें क्या देखा था, तो वही है, प्रयोग क्रमांक 3 है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके समीप स्थित अन्य कुंडली में प्रेरक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर होगी ना बात। क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके समीप स्थित अन्य कुंडली में क्या होता है, प्रेरक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको। तो कौन सा प्रेरण कहलाएगा हमारा, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा, है ना, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा ये। ठीक, आ गई है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण में जो द्वितीय कुंडली से, इसमें जिस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं द्वितीय कुंडली। तो आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक द्वितीय कुंडली क्या है, अपन को बोला है जिस कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं, और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं। अब क्या होता है, वैज्ञानिकों ने देखा कि द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अन्य प्रेरण की घटना में, सौ प्रेरण में यही था भाई, फ्लक्स तो आई से पैदा होगा ना, तो आई के तो अनुक्रमानुपाती होगा ही। तो अन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसा होता है, समानुपाती। तो यहाँ से जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको नाम देंगे एम। एम, एम को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, या इसी का नाम है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी बोलते हैं इसको अन्योन्य प्रेरकत्व, या इसी को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एम का फार्मूला वही हो जाएगा 5/I, तो इसका मात्रक वही होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी का संकेत कैपिटल है, और विमीय सूत्र वही होता है ml² (10⁻²) (222). ठीक है ना, सेम है, बस लेकिन डेफिनेशन बदल जाएगी। ठीक है ना। अब आपको बोले अन्य प्रेरण की डेफिनेशन बोलो, यदि I का मान 1 कर दें तो m का मान क्या के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन परिभाषा बोल रहे हैं, किसकी परिभाषा बोल रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व की। तो किस दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व दो कुंडलियों के मध्य बोला जाता है। ठीक है ना। तो दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हुई। तो इतना बोल रहे हैं प्राथमिक, इतना क्या बोल रहे हैं, द्वितीय। तो दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित उस फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो। इसका मात्रक हेनरी होता है और इसका विमीय सूत्र ml²T-2 होता है। ठीक है ना। अब आता है हमारे पास दोनों में अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों में क्या अंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रायः इसी को ज्यादातर पूछा जाता है।
अब मैं स्वप्रेरण और बोलो अन्योन्य प्रेरण, इनमें क्या बता रहा हूं मैं? अंतर बता रहा हूं। तो देखो आप ढंग से, सबसे पहला अंतर है पहले परिभाषा। पहले अंतर में क्या लिखना आपको? परिभाषा। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को, इसमें क्या लिखोगे? जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप स्थित अन्य कुंडली में प्रेरक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अन्य प्रेरण। दूसरा, इसमें एक कुंडली होती है, इसमें कितनी कुंडली होंगी? एक कुंडली। और इसमें कितनी होंगी? इसमें दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है ना। तीसरा अंतर, इसमें प्रेरक धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है। दोनों एक में ही है, दोनों एक में ही है। तो प्रेरक धारा क्या करेगी? प्रेरक धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। प्रेरक धारा मुख्य धारा को क्या करती है? धारा को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। उसमें क्या लिख दोगे? प्रेरक धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा? चौथे में आप कोई घटना का वर्णन कर सकते हो, जैसे कि बल्ब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना तो चिंगारी निकलती है, देखा है आपने? स्विच को आप ऑफ करो या ऑन करो तो उसके पीछे चिंगारी टाइप की नहीं निकलती है, तो स्वप्रेरण के कारण निकलती है। या यूं कह सकते हो, इससे संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, इससे संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। क्लियर होगी ना बात? और इसमें कभी कभी स्विच में से चिंगारी स्वप्रेरण का निकलती है और ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण पर काम करता है, ठीक है ना। ये किस पर काम करता है? समझ आ गई ना बात? वो ठीक है, लेकिन अपनी तो क्या आप लोगों को अंतर याद हो गया? किसमें अंतर हो गया? ये तो फिर अन्य प्रेरण, ठीक है। चार ही अंतर इसमें भी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ तक का ये क्लियर हो गया, इतना पूरा आप लोग जान लेना। अब अपन अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।